और अल्टीमेटम भी 7 दिन का मुख्यमंत्री को दिया है। बाबा साहब की स्टेच्यू की स्थापना ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में सरकार 7 दिन के अंदर कराने का निर्णय कर ले। दूसरा, जो लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं उन और जो बाहर निकल के आ गए हैं, वापस से पुलिस एनएसए की कार्रवाई करके उनको जेल भेजे। उस नारी को इतना अपमानित लिखा गया हो किसी किताब में, उसको हम ग्रंथ मानते नहीं है। ऐसे ग्रंथ, इनको ग्रंथ कैसे मानेंगे? ऐसी किताबें रोज जलती रहती हैं, जो जलती रहना चाहिए। सुमित भाई, ये मामला बिल्कुल कोर्ट में नहीं अटका है, सब कुछ सरकारों की मंशा पे निर्भर करता है। अगर ऐसा हिंदू धर्म बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, तो ऐसा हिंदू देश हमको नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज फिर हमारे साथ है दामोदर यादव मंडल जी। इन्होंने आज एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को अपनी कुछ 3 मांगों को लेकर। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, अच्छी पत्रकारिता कर रहे हो, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सर, आज आपने अपनी 3 मांगों को लेकर एक पत्र लिखा है सीएम महोदय को, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज़ाद समाज पार्टी के हमारे नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनने भी ये स्पष्ट कहा है और मैंने भी आज पत्र लिख के ये मांग मोहन यादव जी से की है कि 3 मुद्दे बहुत गंभीर हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे पहला मुद्दा यह है कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू की तत्काल स्थापना करना चाहिए। ये सरकार को इनिशिएटिव लेके कराना चाहिए। दूसरा, हमने ये कहा है कि जो बाबा साहब का अपमान करने का काम लोग कर रहे हैं, उन पे एनएसए की कार्रवाई लगा के उनको जेल भेज देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से जेल भेजें, एनएसए की कार्रवाई करें। तो पहला मुद्दा तो ये हो गया। दूसरा मुद्दा है ओबीसी आरक्षण का। 13% होल्ड अभ्यर्थी हजारों की संख्या में इंतजार कर रहे हैं। डंके की चोट पे मोहन जी देना चाहते थे, लेकिन डंका आज तक बजा नहीं। तो वो डंका बजा दें, बजा पाएँ तो, और नहीं बजा पाएँ तो फिर हम सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। 13% तो मिले सो मिले, लेकिन आदरणीय चंद्रशेखर जी का भी कहना है, आज़ाद जी का, और मेरा भी ये कहना है कि ओबीसी कोई भिखारी नहीं है जो 27% की भीख लेगा। 52% हमारी संख्या है, 52% आरक्षण भी पिछड़े वर्ग को मध्य प्रदेश में और देश भर में मिलना चाहिए। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे आडंबरी पाखंडी, प्रदीप मिश्रा जैसे आडंबरी पाखंडी इस देश को, इस प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की धरती को आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास की धरती बनाना चाहते हैं, जबकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धरती है। तो ये संविधान की धरती रहेगी, आडंबर पाखंड की धरती नहीं रहे। इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग और प्रदीप मिश्रा जैसे लोगों की कथाएं तत्काल बैन हो और वो सांप्रदायिकता, जातिवाद, अंधविश्वास अपनी कथाओं के माध्यम से फैलाते हैं, इसलिए कथाओं को भी मध्य प्रदेश की सरकार बैन करे। इन तीनों मांगों को लेके हमने मोहन यादव को पत्र लिखा। सर, एक कार्यक्रम हुआ था भीम आर्मी का, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे विनय रतन जी। उन्होंने वहाँ पे मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसको जलाया था, उसकी एक प्रति जलाई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर में जलाई, जिसके बाद एक केस भी फायर हुआ, FIR भी हुई। कुछ लोग जेल में भी गए, एडवोकेट जो चल रहे हैं आजकल अनिल मिश्रा जी, वो भी जेल में गए, लेकिन जमानत हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आम्बेडकरवादियों की बातें सुनी नहीं जा रही, या इनका आंदोलन कमजोर है इसलिए बस 2-4 दिन जेल में रख के छोड़ दिया जाता है? ऐसी नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि अम्बेडकरवादियों की या संविधानवादियों की बात अगर नहीं सुनी जाती तो वो वकील उस काली कोट वाले को यही कानून जेल कैसे भेजता। अब रही बात जमानत की, तो मैं ये मानता हूँ कि पुलिस ने कमजोर कार्रवाई की। एनएसए की आवश्यकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की आवश्यकता है, जहां बाबा साहब के अपमान का विषय आता है, संविधान निर्माता के अपमान का विषय आता है, भारत रत्न का पूरी दुनिया में जिनको सबसे ज़्यादा विद्वान माना जाता हो, उन बाबा साहब का अगर कोई अपमान करेगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से छोटा कोई केस उस पर प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए। ये पुलिस से, मोहन की यादव जी की सरकार से गलती हुई है, उस पर हम फिर कहना चाहते हैं, इसलिए हमने मांग की है कि एनएसए लगाओ ऐसे लोगों पे। दूसरी बात, आपने ग्रंथ शब्द यूज किया मनुस्मृति के लिए। मनुस्मृति कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे ही कोई भी किताब जो इस देश के बहुसंख्यक को 90% लोगों को शूद्र बताते हुए जानवर की जिंदगी देने की बात करती है, वो कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। इस देश की आधी आबादी, उस नारी सम्मान की हम बात करते हैं, हर पार्टी, हर दल करता है, हर संगठन करता है। उस नारी को इतना अपमानित लिखा गया हो किसी किताब में, उसको हम ग्रंथ मानते नहीं है। ऐसे ग्रंथ, इनको ग्रंथ कैसे मानेंगे? ऐसी किताबें रोज जलती रहती हैं, जो जलती रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैंने उसी सभा में कहा था कि मनु नाम का नालायक व्यक्ति अगर मुझे मिल जाता तो इसको मुर्गा बना देते। वो अलग बात है, वो 1500 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चला गया, जो इस देश के अंदर गंदगी फैला के गया है। तो मनुस्मृति ना कोई ग्रंथ है और ना मनुस्मृति का अपमान किसी धर्म का अपमान है। और अगर किसी धर्म का अपमान है तो मुझे बता दें, मनुस्मृति को मानने वाले लोग बता दें। मैं दावे से पूछता हूँ, कौन मनुस्मृति को मानता है और मनुस्मृति को ग्रंथ मानता है? तो वो बता दे, वो अपने घर की महिलाओं का सम्मान करता है कि नहीं।
वही मनुस्मृति महिलाओं को चरित्रहीन बताते हुए ये कहती है कि बचपन से लेके और बुढ़ापे तक उस महिला पे को निगरानी में रखना चाहिए। तो क्या ये सोच है मनुस्मृति को मानने वालों की? और अगर ये सोचे तो उनकी घर की महिलाओं को सोचना चाहिए कि वो आपको ही 2M दर्जे का बनाना चाहते हैं। सर, मैंने देखा गया है सोशल मीडिया के ऊपर कि कई लोग मनुस्मृति जो जलाई गई थी भीम आर्मी के द्वारा उसके विरोध में आए थे, जिसमें कई सारी महिलाएं भी थी। उनका कहना था कि हम मनुस्मृति को मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते, हम बाबा साहब आम्बेडकर को नहीं मानते। तो कई महिलाएं भी ऐसी देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के ऊपर आजकल की वो मनुस्मृति का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। वो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के पाखंड और आडंबर का शिकार हुई होंगी। मैं उनसे अपील करूंगा कि पहले संविधान पढ़ लो और मनुस्मृति भी पढ़ लो। चलो संविधान पढ़ने को तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप आडंबर पाखंड के शिकार हो चुके हो, लेकिन एक बार वो मनुस्मृति तो पढ़ लो कि महिलाओं के लिए लिखा क्या है। और उसके बाद भी अगर आपको पुरुष के बराबर की जिंदगी, सम्मान की जिंदगी नहीं चाहिए तो मानते रहो मनुस्मृति को। हम ना मानते हैं, ना सम्मान करते हैं, ना कभी उसका सम्मान करेंगे। सर, अब आज़ाद समाज पार्टी के बड़े नेता है, कोर कमेटी में भी है, आगे क्या रुख होगा? ये जो बाबा साहब की फ़ोटो जलाई गई है उसको लेकर और जो मूर्ति स्थापना का मुद्दा पिछले 6-7 महीनों से चलते हुए आ रहा है उसको लेकर हमारी स्पष्ट राय है, स्पष्ट मांग है। ये आज जो चिट्ठी लिखी है उस पर हमने मांग पत्र नाम दिया है और अल्टीमेटम भी 7 दिन का मुख्यमंत्री को दिया है। बाबा साहब की स्टेच्यू की स्थापना ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में सरकार 7 दिन के अंदर कराने का निर्णय कर ले। दूसरा, जो लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं उन और जो बाहर निकल के आ गए हैं, वापस से पुलिस NSA की कार्रवाई करके उनको जेल भेजे, नहीं तो 7 दिन बाद एक तारीख तय करके दामोदर यादव निकलेगा और आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, संविधानवादी अन्य संगठन के लोग, दलित पिछड़ा समाज संगठन के लोग, अन्य संगठनों के लोग, OBC जितने भी संगठन हैं वो सब संविधानवादी निकलेंगे। इस मध्य प्रदेश के एक एक कोने में जाएंगे। मैं जा रहा हूँ नागपुर दीक्षा भूमि, बाबा साहब के सामने बैठ के वहीं शपथ लूंगा कि बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना ग्वालियर हाई कोर्ट में करके रहेंगे परिसर के अंदर, और जिन जो बाबा साहब का अपमान करेंगे उन पे NSA लगवा के रहेंगे। इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण करके 1 लाखों लोगों की संख्या में ग्वालियर में हम आंदोलन करने वाले हैं। सर, जिस प्रकार से आप हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं और जब भी प्रेस बाइट होती है तब भी कहते हैं कि जो पिछड़ों को है उनका हक नहीं मिल रहा। 27% तो दूर की बात है वो देना, अभी 14% मिल रहा है, लेकिन 13% होल्ड तक नहीं मिल पा रहा, जिसमें कई अभ्यर्थी जिनकी उम्रें निकल गई है, क्योंकि 6 या 7 साल का ये मामला है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और अभी तक कई लोगों की उम्र निकल गई होगी जो उनको नौकरी करनी थी, उसमें 7 साल का बहुत बड़ा गैप हो गया। तो क्या चाहेंगे? लगातार आंदोलन हो रहे हैं 13% होल्ड को लेकर, भी 30 तारीख को भी एक आंदोलन रखा गया है गुर्जर समाज की ओर से, आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो गुर्जर समाज, गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के हमारे साथी लोगों ने आंदोलन रखा है, मैं भी पूरी ताकत से उसमें रहूंगा। लेकिन अगर पिछड़ों को न्याय नहीं मिल पा रहा, हक नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए पिछड़े वर्ग के ही साथी दोषी है। इन्होंने भांग खा रखी है आडंबर और पाखंड की, और आडंबर और पाखंड की भांग के नशे से जब ये उतरेंगे तब तो अपने हक अधिकार को समझेंगे। और जब हक, इनको पता चलेगा कि इनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, इनको छीन रहा जा रहा है और कौन लोग छीन रहे हैं, तो उन्हीं से खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। हमारी लड़ाई ही यही है। मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों, जागो और जाग जाओ तो धीरेन्द्र के उस पंडाल से बाहर निकलो। और जिस दिन धीरेन्द्र और प्रदीप मिश्रा की पंडाल से बाहर निकलोगे उस दिन अपने बच्चों की नौकरी की चिंता करोगे, आरक्षण की चिंता करोगे, हक अधिकार की चिंता करोगे। यही हमारी लड़ाई है और इसमें बहुत तेजी से सफलता सुमित भाई मिल रही है। और तेजी से सफलता मिलने के कारण आडंबरी, पाखंडी, मनुवादी घबराए हुए हैं कि ये दामोदर यादव OBC का होने के नाते, यादव जाति का होने के नाते और ऐसी बात कर रहा है, तो पिछड़े वर्ग के लोग जल्दी जग रहे हैं और SC वर्ग के तो हमारे भाई पहले से जगे हैं। और इन दोनों का जिस दिन गठजोड़ बन जाएगा, मध्य प्रदेश में सरकारें बदल देंगे। भीख नहीं मांगनी पड़ेगी आरक्षण की, आरक्षण देंगे जिनको जरूरत होगी। सर, ये जो पूरा मामला है अभी तक कोर्ट में अटका हुआ है, आप लोग भी आंदोलन करते हैं, आपके जैसे कई सारे संगठन भी उतर के सड़कों पे आंदोलन करते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कहते थे कि मैं डंके की चोट पे आरक्षण देना चाहता हूँ। दोनों मुख्यमंत्री रहो, चाहे मोहन यादव जी रहे हो या फिर शिवराज सिंह जी रहे हो, दोनों ही समर्थन में है, लेकिन मामला सिर्फ अटकता है कोर्ट में। और फिर जब बात आती है जवाब देने की, सरकार की हो या फिर किसी संगठन की भी हो, वो तो बोलता है कि कोर्ट में अटका हुआ मामला, हम क्या कर सकते हैं। सुमित भाई, ये मामला बिल्कुल कोर्ट में नहीं अटका है। सब कुछ सरकारों की मंशा पे निर्भर करता है। और जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वयं ये कमेंट करता है कि आप लोग सीरियस भी हो, देना चाहते हो कि नहीं, और अगर आप देना चाहते हो तो रोका किसने है। जब सुप्रीम कोर्ट के सम्मानीय जज अगर कोई ऐसा बोले तो फिर तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि कौन षड्यंत्र कर रहा है। क्या कोर्ट के बहाने से ये सरकार रोकना चाहती है? ये वर्तमान के मुख्यमंत्री, इनके पहले के मुख्यमंत्री, उनके पहले के मुख्यमंत्री, कौन नहीं देना चाहता? शर्म आना चाहिए OBC के मुख्यमंत्री
और ओबीसी के पूर्व के मुख्यमंत्रियों आप सबको भी 22 साल से पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बना के मध्य प्रदेश में इसीलिए बिठा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि पिछड़ों को आरक्षण ना देना पड़े और पिछड़े को मंदिर की घंटनियां पकड़ा दो। इस देश में मंडल और कमंडल की लड़ाई चल रही है सुमित भाई, ये विचारों की लड़ाई है। और इस देश का इतिहास गवाह है कि जब जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने की बात हुई या पिछड़ों ने मंडल की सोच के तहत अपना हक अधिकार मांगा, तब तक इस देश के अंदर कमंडल को लागू कर दिया, कमंडल को हावी कर दिया। पहले अडवाणी जी निकले थे जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होनी, तो अडवाणी जी ने एक यात्रा निकाल दी, सब पिछड़ा वर्ग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम में उलझ के रह गया, तो हक अधिकार भूल गया। और धर्म की और राष्ट्र की जब बात आ जाती है तो आप आदमी अपने हक अधिकार भूल जाता है, भूल गया। तो मैं वही पिछड़ों से कह रहा हूँ, आज फिर धीरेन्द्र शास्त्री को इसके लिए ढीला गया है, छोड़ा गया है, उसको इसी के लिए छोड़ा गया है समाज में कि पिछड़े जब ओबीसी के लोग अपने हक अधिकार को मांगने लगे और एससी के भाइयों को अपना भाई समझने लगे, अब फिर से इनमें जातिवाद फैला के ऊंच नीच की सोच पैदा करके, धर्म की सोच पैदा करके इनको दूर दूर कर दो ताकि ये अपने हक अधिकार ना मांग पाए। सर, आप जिन बाबाओं की बात करते हैं वो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, सनातन के साथी कहते हैं, सनातन के मतलब बहुत बड़े अपने को मठाधीश कहते हैं, लेकिन वो जात अलग करने की तो बात कर, मतलब जात को साथ लाने की बात करते हैं, तो हिंदू हिंदू भाई है। लेकिन जब आरक्षण की बात आती है, जब दलित पिछड़ों के हक अधिकार की बात आती है, तब ये कुछ नहीं बोलते। अभी आपने बांग्लादेश का एक इंसिडेंट देखा होगा जहाँ पे एक हिंदू दलित को मार दिया गया, तो सब जो बाबा लोग हैं सनातन सनातन चिल्लाने लगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे लगातार इंदौर हो या फिर यूपी हो, लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वो भी हिंदू ही है, और जो मर रहे हैं वो भी हिंदू ही है, शायद दूषित पानी से हो या कफ सिरप से हो, तब ये लोग क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं बोलेंगे, ये सरकारों के एजेंट लोग हैं भाई, और ये हिंदुत्व राष्ट्रवाद का इस्तेमाल उन सरकारों को स्थापित बनी रहे इसके लिए कर रहे हैं। और आप हमारे वही मैं कह रहा हूँ पिछड़े भाइयों को, इसलिए इन्होंने धर्म के नाम की एक भांग खिला रखी है, और जिस दिन एक भांग का नशा फट जाएगा उस दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जवाब दे दे धीरेन्द्र शास्त्री और ये प्रदीप मिश्रा जैसे लोग, कि हिंदू की असली परिभाषा क्या है, और हिंदू जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं उसकी परिकल्पना क्या है, बता दो। उसमें जाटव, अहरबार, पटवा, बर्मा, धानो, धोबी, जो भी आप कहते हो एससी के लोगों को, जो भी आप कहते हो पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो भी आप कहते हो एसटी के लोगों को, उनका सम्मान होगा कि नहीं होगा, उनका स्थान होगा कि नहीं होगा? तो ये हिंदू धर्म की स्थापना की जो बात कर रहे हैं, क्या एक जाति विशेष के भी चंद लोगों को, जाति विशेष में भी, मैं कहता हूं जाति विशेष में भी चंद लोगों का ही राजपाट लाना चाहते हैं? अगर ऐसा हिंदू धर्म बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, तो ऐसा हिंदू देश हमको नहीं चाहिए। हमें चाहिए संविधानवादी देश, हमें चाहिए मानवतावादी देश, और वही हम बनाने जा रहे हैं और हम बना के रहेंगे, जिसमें जितनी दम है। धीरेन्द्र और अनिल मिश्रा जैसे लोग, क्या नाम है, कौन सा शर्मा है सीवर वाला, रोक के देख लें, अगर इनमें हिम्मत है तो हम बना के रहेंगे। हिंदू की जो कल्पना है, आप तो सुमित भाई दलित भाइयों की बात कर रहे हो, पिछले 6 महीने के अंदर इस मध्य प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई हैं, अगर एट्रोसिटी की घटनाएं 25 हुई हैं, तो उन 25 में से 5 दलितों के साथ हुई हैं और 20 तो ओबीसी के लोगों के साथ हुई हैं। कुशवाहा को पैर धुल के पानी पिलाया जाता है, यादव की चोटी काट ली जाती है कथा पढ़ने पर, लोधी को, पाल को, कुशवाहा को अपमानित किया जाता है, गुर्जरों को जातिगत गालियां दी जाती हैं। अब कौन रह जाता है, आप ही बता दीजिए। तो सबसे ज़्यादा घटनाएं तो अभी पिछड़ों के साथ हो रही है, और फिर भी धीरेन्द्र की भांग खाते रहोगे क्या? पिछड़े वर्ग के लोगों, जागो, अपने अधिकार को समझो, लड़ो। हम लड़ रहे हैं, हमारे भाई लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हमारे एक साथी लड़ रहा है, उनका साथ देने का काम करो। सर, आपकी जो यात्रा होने वाली है दीक्षा भूमि से, जब भी यात्रा होगी, जहाँ भी इसका शायद ग्वालियर में आपने बोला समापन होगा उसका, तो इस जो रैली में या सभा में कोई राष्ट्रीय नेता को निश्चित रूप से आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को जगह जगह हम बुलाएंगे। हमारे जितने भी साथी होंगे, बड़ी बड़ी रैलियां हम करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेता उसमें सब में आएंगे। देखिए, वो एक रैली राजनीतिक रैली, वो एक यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, वो एक मिशन के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए एक जन जागरण अभियान कार्यक्रम टाइप का होगा, जिसको हम शुरू करेंगे दीक्षा भूमि से, लेकिन जब समाप्त करेंगे तो बाबा साहब की स्टैच्यू की स्थापना के साथ ही समाप्त करेंगे। सारे नेता आएंगे, पूरे कार्यकर्ता लगेंगे, और मैंने कहा, मैं अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से, सिर्फ मेरी पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के ही नहीं, बल्कि जितने संविधानवादी हैं जो घर बैठे हैं, मैं तो कहूँगा कांग्रेस में भी बहुत संविधानवादी बैठे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, निराश हैं। आओ, संविधानवादी ताकतों के साथ खड़े हो और अपना कर्तव्य निभाओ। सर, इसी के साथ एक बड़ा आंदोलन भी होने वाला है 18 जनवरी को संतोष वर्मा जी के समर्थन में। भेल मैदान में ये आंदोलन होगा, और उसमें भी हजारों लोगों की, लाखों लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। उसमें आजाद समाज पार्टी के जो
मतलब पार्टी की नहीं, सॉरी, मतलब जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनय रतन जी भी आने वाले हैं, आप भी आने वाले हैं उस आंदोलन में, तो क्या आपको लगता है कि किसी आईएएस के समर्थन में, जो एक सरकारी ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके समर्थन में ऐसे आंदोलन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो मुद्दा जो है वो फिर वहीं पे सोच जाति की आ गई है। संतोष वर्मा ने कोई किसी का मर्डर नहीं कर दिया। संतोष वर्मा का अगर वो पूरा 7 मिनट का बयान आप सुनोगे तो उनकी पूरी उस बातचीत का लब्बो लबाब ये था कि सामाजिक समरसता अगर लाना चाहते हो तो समाज के अंदर सबसे उच्च जाति माने जाने वाले व्यक्ति को सबसे छोटी जाति माने जाने वाले व्यक्ति के बीच जब संबंध होने लगेंगे तब सामाजिक समरसता आएगी। इस पर बिल्कुल फांसी चढ़ाने के लिए तैयार हो गए संतोष को, क्योंकि वो आदिवासी वर्ग से आने वाला व्यक्ति है, वो अधिकारी, इसलिए फांसी चढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए चूंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना हमारा पहला कर्तव्य है, पहली ड्यूटी है, और संविधान को बचाना हमारी पहली ड्यूटी है, तो इसलिए विनय भाई का स्वागत है। विनय भाई आए, हम लोग भी सब पहुंचेंगे और संतोष के समर्थन में खड़े होकर आवाज लगाएंगे कि किसी को जाति के आधार पर छोटा बड़ा समझ के दबाने की कोशिश करेंगे तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सर, अब आप अक्सर कहते हो कि जो मध्य प्रदेश में 2028 का चुनाव होगा ये त्रिकोणीय नहीं होगा, सिर्फ 2 ही पक्षों के बीच में होगा, एक होगा बीजेपी और एक होगा हम, यानी कि आजाद समाज पार्टी। तो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? इसलिए कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, जो मुख्य विपक्षी दल है वो वेंटिलेटर पे है, आखिरी सांसें गिर रहा है इस मध्य प्रदेश के अंदर लगातार। लेकिन सर, इंदौर हो लगातार मुद्दे तो उठा रहा है ना। अभी उमंग सिंगार जी भी गए थे, उन्होंने पानी को लेकर इतना बड़ा मुद्दा उठाया, जो अभी 20 मौतें हुई है हमारे मासूम लोगों की, इसको लेकर कहाँ वेंटिलेटर पे? वो लगातार तो आंदोलन कर रही है। इसलिए वेंटिलेटर पे है कि जब संतोष वर्मा को जाति के कारण टारगेट किया गया और आदिवासी वर्ग से संतोष वर्मा आते हैं, तो उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आदिवासी वर्ग से आते हैं, उन्होंने क्या किया, उसमें क्या स्टैंड था? इसलिए वेंटिलेटर पे है कांग्रेस, क्योंकि इसी मध्य प्रदेश का 28 साल का एक पाखंडी नौजवान लड़का धीरेन्द्र शास्त्री जब एक यात्रा निकाल रहा है गैर संवैधानिक मांग को लेके, तब क्या बोली कांग्रेस? इसलिए वेंटिलेटर पे है कांग्रेस कि बाबा साहब की स्टैच्यू की लड़ाई के लिए जब हमारे साथी सड़कों पे उतर जाते हैं, केस लगवा लेते हैं, जेल चले जाते हैं, तब जाके यहाँ वहाँ सम्मेलन करने का काम करते हैं। तो जो मुद्दे सामाजिक न्याय से जुड़े हैं, जो मुद्दे संविधान को बचाने के मुद्दे से जुड़े हैं, जो मुद्दे युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं, उस पर कांग्रेस मौन रहेगी। ये सब सेटिंगबाज लोग हैं, ये सत्ताधारियों से सेटिंग करके बैठे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, और जो पुराने हैं वो मजे ले रहे हैं, वो इनसे मजदूरी करवा रहे हैं, अभी 1-1.5 साल और करवाएंगे, उसके बाद उन्हीं के बाप दादों की पार्टियां हैं, इसलिए उन्हीं के बच्चे आके इस पार्टी में प्रमुखता से बैठेंगे। इसलिए वेंटिलेटर पे है और हम और वेंटिलेटर पे धकेलेंगे और हम बीजेपी से मुकाबला करेंगे और मध्य प्रदेश में नई अम्बेडकरवादी ताकत को स्थापित करेंगे। सरकार किसकी बनेगी फिर? सरकार हमारी बनेगी। हम 230 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और देखिए मैं बड़ी स्पष्ट तौर पे 50 से 200 सीट पे नहीं, मैं 230 पे पूरी ताकत से हम इसलिए लड़ेंगे। देखो भाई, एक बहुत बड़ा उदाहरण है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, अरे आ जाएंगे 10,000, योगी के सामने लाए थे 8,000, अब 16,000 वोट ले आएंगे। लेकिन जब उनको वोट जनता ने दिया तो आधे में चंद्रशेखर आजाद जी को वोट मिले और आधे में सब समा गए। एक और बड़ा उदाहरण है केजरीवाल की पार्टी, जब वो दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जब जनता ने देख लिया कि कांग्रेस निकम्मी हो चुकी और भाजपा विरोधी वोट पूरा केजरीवाल को पड़ गया तो उनकी सरकार बन गई। आज मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है, जनता देख चुकी है कि भाजपा को बदलना है, 60% से ज़्यादा लोग भाजपा को बदलना चाहते हैं, लेकिन विकल्प के रूप में अगर कोई दिख रहा है तो हम दिख रहे हैं, हमारे साथी दिख रहे हैं, इसलिए हम सरकार बनाएंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो हमारे साथ दामोदर यादव मंडल जी, इनका कहना है कि लोग सरकार बनाने वाले हैं आजाद समाज पार्टी के बैनर के तले 2028 में। देखते हैं क्या होगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहा करिए भारत दस्तक।